सो लेट्स सी दिस टॉपिक। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि ब्लू कलर का फ्रेम ऑफ रेफरेंस फिक्स है और जो सेकंड फ्रेम ऑफ रेफरेंस है एस डैश वो इन थोड़ा सा रोटेट हो गया। और कितने एंगल पर रोटेट हो गया? थीटा एंगल पे। ब्लू कलर के फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे जो ओ पोजीशन पे जो पर्सन बैठा है वो कहता है कि कोऑर्डिनेट क्या है? एक्स कोमा वाई कोमा जेड है। रेड कलर का जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है उसके जो ओ डैश पोजीशन पे पर्सन या जो बंदा बैठा है वो कहता है कि इसके कोऑर्डिनेट एक्स डैश कोमा वाई डैश कोमा जेड डैश है। तो एक्स डैश का और एक्स का आपस में क्या रिलेशन होएगा, वाई डैश का वाई के साथ क्या रिलेशन होएगा और जेड डैश का जेड के साथ क्या रिलेशन होएगा, ये अपने को पता लगाना है। यानी हमारे पास यहाँ पे गिवन क्या है? एक्स कोमा वाई कोमा जेड गिवन है और थीटा एंगल गिवन है। और निकालना क्या अपने को? एक्स डैश कोमा वाई डैश कोमा जेड डैश निकालना है इन टर्म्स ऑफ एक्स कोमा वाई कोमा जेड एंड थीटा। तो ये आपके लिए थोड़ा टफ हो जाएगा टॉपिक। इसको समझने के लिए ना हम एक बार 2D में समझते हैं इसको। 2D में कैसे समझेंगे? हम ये मान के चलते हैं कि सिर्फ एक्स और वाई का रोटेशन हुआ है, जेड का नहीं हुआ। यानी जेड है ना दोनों के लिए कोइंसाइड है, यानी कि एक दूसरे के ऊपर है, दोनों की जेड डायरेक्शन सेम है। बस क्या हुआ क्या है कि ये जो हमारा फर्स्ट ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस है उसमें ये जो एक्सिस है ये थोड़ा सा रोटेट होके यहाँ आ गई है, ये जो वाई एक्सिस है ये थोड़ा सा रोटेट होके यहाँ आ गई है, बाकी जेड ऊपर ही है, इसके जेड नहीं चेंज हुआ। तो ये होता है 2D में इसको एक्सप्लेन करना कि हम जेड को एक बार कोइंसाइड मान रहे हैं, रोटेशन किसका हुआ है? एक्स वाई एक्सिस का हुआ है। तो उस केस में देखते हैं कि एक्स डैश का एक्स के साथ क्या रिलेशन होएगा, वाई डैश का वाई के साथ क्या रिलेशन होएगा। फिर बाद में हम इसको 3D में समझेंगे, पहले हम बात करते हैं 2D में। डायग्राम समझ लेते हैं। डायग्राम में दो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, एक रेड कलर का एक ब्लू कलर का है। जो ब्लू कलर का है वो एस है और रेड कलर का है वो एस डैश है। रेड कलर वाला ब्लू कलर के रिस्पेक्ट थीटा एंगल रोटेट हुआ पड़ा है। कैसे रोटेट हुआ पड़ा है? कि उसका जेड एक्सिस कोइंसाइड है दोनों का ही। ब्लू वाले के लिए कोई पॉइंट P है, उसके कोऑर्डिनेट क्या है? एक्स कोमा वाई है। रेड वाले के लिए उसी पॉइंट P के कोऑर्डिनेट क्या होंगे? एक्स डैश कोमा वाई डैश होंगे। और हमें ये बताना है कि एक्स डैश का एक्स के साथ क्या रिलेशन है, वाई डैश का क्या रिलेशन है वाई के साथ। तो ये पता लगाने के लिए हमने क्या किया? ट्रायंगल्स बना दिए, सॉरी रेक्टेंगल्स बना दिए। रेक्टेंगल्स क्यों बनाए हैं? आपको पता ही है, रेक्टेंगल से हमें ये पता चलता है कि एक्स की वैल्यू क्या है और वाई की वैल्यू क्या है। इसी तरह रेड वाले के लिए भी हमने रेक्टेंगल बना दिया, हमें ये पता चल जाएगा एक्स डैश की वैल्यू क्या है और वाई डैश की वैल्यू क्या है। आप ये देख रहे हो डिस्टेंस OA, ये एक्स है, और ये डिस्टेंस जो देख रहे हो ना OC, ये एक्स डैश है। इन सेम में OB हमारा क्या है? वाई है, और OD हमारा क्या है? वाई डैश है। तो हमें एक्स डैश और एक्स में और वाई डैश और वाई में रिलेशन निकालने हैं। तो एक्स डैश की आपको वैल्यू निकालनी है, तो कैसे निकालेंगे? मैंने यहाँ निकाल रखी है पर मैं आपको समझा देता हूँ। हमें एक्स डैश की वैल्यू निकालनी है एक्स कोस थीटा प्लस वाई साइन थीटा। सबसे पहले देखते हैं एक्स कोस थीटा कहाँ से आया। तो हमने क्या किया? हमने यहाँ से दो परपेंडिकुलर ड्रॉ किए हैं, एक तो PC और एक F डैश E डैश A। ये दोनों के दोनों परपेंडिकुलर है, ये एंगल 90 डिग्री है। ठीक है, मैं आपको थोड़ा बहुत दिखा देता हूँ। तो यहाँ देखो, इस ट्रायंगल को ध्यान से देखो। इस ट्रायंगल में ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें ये राइट एंगल कहाँ पर है? E डैश के ऊपर है। और ये एक्स हमारे लिए यहाँ पे क्या है? बेस है, आधार है, क्योंकि थीटा के साथ जो साइड होती है वो आधार होती है। ठीक है ना, सॉरी मैं गलत बोल गया। ये हमारे पास हाइपोटेनस है, क्योंकि एंगल यहाँ पे 90 डिग्री है तो 90 डिग्री सामने क्या होता है? हाइपोटेनस होता है। ये हमारे पास कर्ण है यानी कि हाइपोटेनस है, और एंगल के साथ वाली साइड OE डैश क्या होती है? बेस होती है। तो एक्स का बेस के ऊपर जो इफेक्ट पड़ेगा वो क्या होता है? एक्स कोस थीटा होता है। यानी एक्स के जो कॉम्पोनेंट होते हैं वो होता है एक तो एक्स कोस थीटा और एक एक्स साइन थीटा। तो ये वाला कॉम्पोनेंट क्या होगा? OE डैश किसके इक्वल होगा? एक्स कोस थीटा के। तो OE डैश की वैल्यू क्या आ गई? एक्स कोस थीटा। अब हम निकालते हैं E डैश C की वैल्यू। थोड़ा सा
चलो रेड कलर समझाते हैं। यहाँ देखो ई डैश सी की वही वैल्यू होगी जो किसकी होगी, एफ डैश पी की, क्योंकि ओवरऑल ये रेक्टेंगल है। और यहाँ पे देखो आपको पता है ये एंगल आपका 90 डिग्री है, पी ए की वैल्यू वाई है, तो वाई का इस पे वाई के दो कंपोनेंट होंगे, एक तो होएगा वाई कोस थीटा, एक होएगा वाई साइन थीटा। अब क्योंकि आपका एंगल कहाँ पर है, थीटा, एंगल आपका इस टाइम यहाँ पर है, तो y का ये वाला कंपोनेंट जो होएगा ये तो होएगा y कोस थीटा, और y का ये वाला जो कंपोनेंट है एफ पी है, तो ये होएगा y साइन थीटा। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू क्या आएगी, y साइन थीटा, यानी कि पी एफ डैश की वैल्यू क्या आ रही है, y साइन थीटा आ रही है। तो ओवरऑल यहाँ से लेके यहाँ तक जो लेंथ थी हमारे पास क्या थी, x डैश थी, x डैश की वैल्यू क्या आ गई, x कोस थीटा प्लस y साइन थीटा। तो यहाँ तक समझ आ गया होगा आपको। अब वो नहीं समझ आया तो y डैश के लिए देख लेते हैं। y डैश की वैल्यू कैसे निकलेगी वो देखते हैं। पहले देखते हैं y डैश है कहाँ पर। ये इतना पार्ट आपका y डैश है, हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। तो देखो कैसे निकलेगी। सबसे पहले हम ये देखते हैं, इधर से भी देख सकते हो आप, कि ये जो y डैश है इसका y के साथ कंपेयर करें तो ये y है और ये y डैश है। तो पहले ही बताओ लेंथ ही कौन है इसमें से, बड़ा कौन है, y है या y डैश है। तो इसमें लेंथ ही हमारे पास क्या है, y है, y थोड़ा लॉन्गेस्ट है। तो आप क्या करोगे, पहले तो ये वैल्यू निकालोगे आप, यानी कि ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, सॉरी थोड़ा सा, ये हमारे पास क्या है, y है, ये वैल्यू निकालोगे आप, और ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी, अगर ये एंगल थीटा है तो ये आएगी y कोस थीटा। कितना आ जाएगा, y कोस थीटा आ जाएगा, यानी कि ये वैल्यू किसकी है, ए एफ की है। ए एफ की वैल्यू क्या आ गई, y कोस थीटा आ गई। अब हमें पूरी लेंथ नहीं चाहिए थी, हमें तो बस कितना चाहिए पार्ट, हमें तो बस यहाँ से लेके यहाँ तक चाहिए था, इतना पार्ट चाहिए था। तो ये पार्ट मुझे सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू निकालते हैं। देखो क्या होएगी, माइनस तो आई गया, सब्ट्रैक्ट करना है। ये पार्ट कितना होएगा, ये पार्ट होएगा x का साइन थीटा, यानी कि x साइन थीटा। इट मीन्स ए डैश की वैल्यू क्या है, x साइन थीटा है। फिर से समझ लो, y यहाँ पे लॉन्गेस्ट था इसलिए सब्ट्रैक्शन हुआ है, y के कोस थीटा में आपको क्या सब्ट्रैक्ट करना है, x का साइन थीटा सब्ट्रैक्ट करना है, जिससे आपको क्या मिल जाएगा, y डैश मिल जाएगा। तो ये हमारे पास रिलेशन आ गया x डैश और y डैश का। क्या गिवन होएगा, जब x और y गिवन होंगे और थीटा एंगल गिवन होएगा। अब इसको थोड़ा जनरल फॉर्म में राइट करते हैं। तो यहाँ पे जो थीटा एंगल है, वी कैन से दैट थीटा एंगल क्या है, x और x डैश के बीच का एंगल है, यानी कि वी कैन से दैट थीटा जो है हमारे पास यहाँ पे, ये जो थीटा एंगल है ये किसके इक्वल है, x डैश और x के इक्वल है। यहाँ पे है साइन थीटा, आपको पता ही है कोस थीटा का साइन थीटा कब होता है, जब उसका हम कॉम्प्लीमेंट लेते हैं या पूरक कोण लेते हैं। तो एक्चुअल में हम इसको राइट कर सकते हैं क्या, कोस 90 माइनस थीटा, और 90 माइनस थीटा क्या होएगा, वो होएगा x डैश, ये रहा x डैश, और ओ वाई, सॉरी x डैश कहाँ पर है, ये हमारा x डैश है, और ओ वाई। देखो ये एंगल अगर थीटा है तो ये एंगल कितना होएगा, 90 माइनस थीटा होएगा। तो इसका कॉम्प्लीमेंट यानी कि पूरक क्या हो गया, कोस 90 माइनस थीटा, और 90 माइनस थीटा को आप क्या राइट कर सकते हो, x डैश ओ वाई, यानी कि x डैश ओ वाई। ठीक है ना। इसी तरीके से देखते हैं अगले कोण। तो x डैश के लिए हमने देख लिया था, अब देखते हैं y डैश के लिए जनरल फॉर्म क्या बनेगी।
तो यहाँ पे एक काम तो आपको ये करना है कि ये वैल्यू जो है ना, ये वैल्यू आपको पीछे लिखनी है। क्यों लिखनी है? क्योंकि इसमें आपको जनरल फॉर्म जब राइट करोगे तो शुरू में x आना चाहिए, बाद में y आना चाहिए। तो इसको आप पीछे लिखोगे और इसको आप आगे लिखोगे। ओके, अब एंगल देख लेते हैं। कोस थीटा है यहाँ पे, और थीटा किसके बीच का एंगल होता है? थीटा यहाँ पे दिख रहे हैं आपको, एक तो यहाँ दिख रहा है थीटा, एक यहाँ दिख रहा है। ये थीटा तो है एक्स डैश ओ एक्स के बीच का एंगल, और ये थीटा है वाई डैश ओ वाई के इक्वल। क्योंकि अपनों एक्स डैश में क्या किया था, एक्स डैश ओ एक्स लिया था, वाई डैश में आप क्या लोगे, वाई डैश ओ वाई लोगे। क्योंकि जनरल फॉर्म है तो जो एक्स की बात चल रही है तो एक्स लेने, वाई की बात चल रही है तो वाई लेने। तो यहाँ वाई डैश के लिए एंगल क्या लोगे, वाई कोऑर्डिनेट के लिए लोगे वाई डैश ओ वाई, जो कि थीटा के इक्वल है। ये किसके इक्वल है? थीटा के इक्वल है। अब देखते हैं यहाँ पे साइन थीटा। ये साइन थीटा एक्चुअली माइनस का साइन थीटा है, और इस माइनस के साइन थीटा का अगर कॉम्प्लीमेंट लें या कॉस की फॉर्म में लिखें तो ये बन जाएगा कॉस 90 प्लस थीटा। क्योंकि कॉस 90 प्लस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में जाके नेगेटिव हो जाता है, साइन चेंज हो जाता है। तो यहाँ पर आपको इसको अगर कॉस की फॉर्म में राइट करना है तो आपको क्या राइट करना पड़ेगा, कॉस 90 प्लस थीटा। अब ये कॉस 90 प्लस थीटा है, इट मीन्स ये ऑब्ट्यूज एंगल है, यानी ये अधिक कोण है। अधिक कोण है तो यहाँ पे 90 प्लस थीटा डायग्राम में आपको कहाँ दिखाई देगा, ये रहा। ये पूरा एंगल यहाँ से यहाँ तक क्या है, 90 प्लस थीटा है। ये पार्ट 90 है और ये पार्ट थीटा है। तो इसको अपने क्या राइट करेंगे, वाई डैश ओ एक्स, वाई डैश ओ एक्स। तो ये हमारे एंगल्स हो गए। ये हमने कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्म कर लिए एक्स डैश और वाई डैश के। यानी कि अगर मैं कहता हूँ कि इस कैमरे के कोऑर्डिनेट एक्स कमा वाई हैं, और जो दूसरा पर्सन है या दूसरा बंदा है जो किसी एंगल पे रोटेट होकर इसको देख रहा है, तो वो उसको क्या बोलेगा, एक्स डैश कमा वाई डैश बोलेगा। और एक्स डैश का एक्स के साथ और वाई डैश का वाई के साथ रिलेशन क्या होएगा, वो ये होएगा। यानी इस इक्वेशन की हेल्प से हम एक्स डैश और वाई डैश की वैल्यू निकाल सकते हैं। बट ये काम तो हमने किया था 2D में। अब बात करते हैं हम 3D में। तो 3D के लिए देखो क्या होएगा, 3D के लिए आपको दोबारा से ड्राइव नहीं करना है इसको, इसी की हेल्प से प्रूफ हो जाएगा। बस आपको पता है 3D में क्या आ जाएगा, z और आ जाएगा। तो यहाँ पे x cos x डैश ओ एक्स एस टी राइट करना है, y cos x डैश ओ वाई एस टी राइट करना है। तो ऑब्वियसली अगली टर्म क्या आएगी, z आएगी। तो z cos x डैश ओ जेड हमारी थर्ड टर्म हो जाएगी। इसी तरीके से मैंने यहाँ पे राइट नहीं किया, आप समझ जाना, मैं बोल देता हूँ। y डैश के लिए क्या लिखोगे, x cos y डैश ओ एक्स प्लस y cos y डैश ओ वाई प्लस z cos y डैश ओ जेड। z डैश कैसे लिखोगे, z डैश लिखोगे x cos z डैश ओ एक्स, y cos z डैश ओ वाई, z cos z डैश ओ जेड। तो ये हमारे हो गया 3D में। 3D के लिए डायग्राम मैंने बना रखा है, लेकिन आपको प्रूफ नहीं करना क्योंकि बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। 2D में आप रिजल्ट निकालोगे और इन जनरल बोल के आप 3D में लिख दोगे। अब इसको और भी अच्छे तरीके से लिख सकते हैं। वो तरीका क्या है, दूसरा तरीका इसको राइट करने का। यहाँ पे देखो x डैश ओ एक्स के ऊपर डिस्कस करते हैं। x डैश ओ एक्स हमारा ये वाला एंगल है। x का जो यूनिट वेक्टर होता है वो क्या होता है, आई कैप होता है। x डैश का क्या होएगा, आई डैश कैप होएगा। और अगर हम इनका डॉट प्रोडक्ट कराते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, आई डैश का आई के साथ डॉट प्रोडक्ट कराएंगे तो ये बन जाएगा आई डैश कैप का मॉडुलस आई कैप का मोड कॉस थीटा, जिसमें से ये वैल्यू 1 होती है, ये भी वैल्यू 1 होती है, क्योंकि ये क्या है, यूनिट वेक्टर है। यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड या परिणाम क्या होता है, 1 होता है। और ये किसके इक्वल आ गया, कॉस थीटा के। थीटा यहाँ पे क्या है, थीटा यहाँ पे एक्स डैश ओ एक्स एंगल है। इट मीन्स ये हो गया कि एक्स डैश ओ एक्स को हम क्या राइट कर सकते हैं, आई डैश कोमा आई डैश डॉट आई राइट कर सकते हैं। इसको हम सिंबल देंगे, क्या देंगे, A11। यहाँ पे जो शुरू वाला 1 है वो एस डैश फ्रेम के लिए डिजिट होएगी, और जो बाद वाला 1 है ना, पीछे वाला 1, वो
एस फ्रेम के लिए डिजिट होएगी, ध्यान रखना है चीज़। पहली डिजिट और दूसरी डिजिट, पहली डिजिट किसके लिए राइट करोगे, डैश वाले फ्रेम के लिए यानी एस डैश के लिए, और दूसरी वाली डिजिट किसके लिए राइट करोगे, पहले वाले फ्रेम यानी कि एस के लिए। उल्टा बोलना है यहाँ पे, पहला दूसरे के लिए, दूसरा पहले के लिए। तो A11 का मतलब ये हो गया, यहाँ पे 1 का मतलब क्या है, x है, 2 का मतलब क्या है, y है, 3 का मतलब यहाँ पे z होएगा, और 1 का मतलब यहाँ x डैश भी हो सकता है, 2 का मतलब यहाँ y डैश भी हो सकता है, और 3 का मतलब यहाँ z डैश भी हो सकता है। अगर डिजिट पहले है तो आपको डैश लगाना पड़ेगा, अगर डिजिट पीछे वाली है तो आपको विदाउट डैश बोलना पड़ेगा। तो x डैश ओ x के लिए सिंबल क्या हो गया, A11 हो गया। x डैश ओ y के लिए सिंबल कैसे निकालेंगे देख लेते हैं। पहली डिजिट क्या है, x डैश है, इसलिए यहाँ पे क्या लिख रहे हैं, 1 लिख रहे हैं। दूसरी डिजिट क्या है, y है, और y के लिए मैंने आपको क्या कहा था, 2 राइट करना है, तो A12। इसलिए एक और देख लेते हैं, x डैश ओ z, पहली डिजिट x है, इसके लिए 1 लिख दिया, दूसरी डिजिट z है, इसके लिए 3 लिख दिया। एक मैं अपनी तरफ से यहाँ पे राइट कर देता हूँ कि मान लो z डैश ओ x राइट करना है, तो इसके लिए क्या करोगे, a तो लिखोगे लिखोगे, पहली डिजिट किसके लिए आती है, डैश के लिए यानी s डैश फ्रेम के लिए, z के लिए यहाँ पे क्या लिखोगे, 3 लिखोगे। दूसरी डिजिट आएगी s फ्रेम के लिए, यहाँ पे x है, और x के लिए क्या डिजिट राइट करनी है आपको, 1। यानी कि कोई थर्ड पर्सन या एग्जामिनर समझ जाएगा कि अगर आपने A31 लिखा है तो 31 का मतलब क्या है, एंगल बिटवीन z डैश ओ x है, या इसका उल्टा समझ सकते हैं, A33 का मतलब क्या होएगा, एंगल बिटवीन z डैश ओ z आएगा। तो अब इसका मॉडिफिकेशन रूप क्या होएगा, वो होएगा x डैश तो एज इट इज है, x भी एज इट इज है, कोस के लिए हम क्या लिखेंगे, A11 लिखेंगे, और कोस x डैश ओ y के लिए क्या लिखेंगे, A12 लिखेंगे, कोस x डैश ओ z के लिए क्या लिखेंगे, A13 राइट करेंगे। इस तरीके से ही हमारे पास 3 इक्वेशन और आ जाएंगी। इसको मैट्रिक्स फॉर्म में भी राइट कर सकते हैं, क्योंकि 12th क्लास में हमने मैट्रिक्स पढ़ रखी है। मैट्रिक्स फॉर्म में क्या होता है कि इसकी एक कॉलम मैट्रिक्स बन जाएगी, इसकी एक स्क्वायर मैट्रिक्स बनेगी, और यहाँ पे जो वेरिएबल्स हैं एक्स वाई जेड, इसकी भी क्या बन जाएगी, कॉलम मैट्रिक्स बन जाएगी। और मैट्रिक्स को जब ओपन करते हैं, एक्सपेंड करते हैं, तो आपको पता ही है कि रो का इंटू किससे होता है, कॉलम से होता है, और इंटू होने के बाद वापस ये रिजल्ट आ जाएगा। अब मैट्रिक्स फॉर्म में क्यों राइट किया, ताकि हम इससे और भी अच्छे रिजल्ट निकाल सकते हैं। ये तो हमारे पास आगे पोजिशन वेक्टर्स। अगर हमें यहाँ पे वेलोसिटी निकालनी पड़ जाए, यानी कि पार्टिकल जो है वो मोशन में है और हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस रोटेट हुआ पड़ा है, तो हमारे पास यहाँ पे सिंपली क्या करना है, अब आपको डेरिवेटिव करना है। किसके रिस्पेक्ट करना है, टी के रिस्पेक्ट करना है। तो इसका डेरिवेटिव जब करेंगे टी के रिस्पेक्ट, तो ये आ जाएगा वी एक्स डैश वी वाई डैश वी जेड डैश। एक्स वाई जेड की जगह क्या आ जाएगा, वी एक्स वी वाई और वी जेड आ जाएगा। बाकी ये मैट्रिक्स आपकी एज टीज रहेगी। तो ये किसके बीच में रिलेशन आ गया, ये आ गया जब पार्टिकल हमारा वी वेलोसिटी से मूव कर रहा है। इसके बाद एक्सेलरेशन देख लेते हैं। एक्सेलरेशन में क्या होएगा, यहाँ पे मैंने राइट करके 0 0 0 है। इसका रीजन क्या है, ये सारे क्या हो जाएंगे, 0 0 0 हो जाएंगे, क्योंकि पार्टिकल जो मूव कर रहा था ना, उसकी वेलोसिटी यहाँ पे क्या मानी है, फिक्स मानी है, यानी उसका वेग नियत है। तो जब दोबारा डेरिवेटिव करोगे तो ये 0 0 0 आ जाएंगे, यानी कि जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है अगर वो रोटेट हो रहे हैं आपस में, तो दूसरे फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अकॉर्डिंग जो एक्सेलरेशन है वो क्या होएगा, 0 होएगा। इसके बाद है नेक्स्ट टॉपिक गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन। ये देखते हैं, पहले आप इसको नोट कर लेना। सो लेट्स सी नेक्स्ट टॉपिक गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन। अभी हमने ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस देखा था। मैंने आपको कहा था कि ये सिलेबस में नहीं है, बट इस टॉपिक को समझने के लिए वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर वो समझ आ गया तो आगे के टॉपिक आपको ईजिली समझ आ जाएंगे। तो ये भी ट्रांसफॉर्मेशन ही है, और इसमें क्या है, इसमें ये है कि दोनों के दोनों जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है वो जड़कते हुए हैं, यानी कि इनिशियल है। अब इनिशियल का मतलब क्या होता है,
मैंने आपको बताया था कि एक्सीलरेशन जिसमें नहीं होता, एक्सीलरेशन जिसका जीरो हो, दोनों फ्रेम या तो रुके हुए हैं या रिस्पेक्टिव मोशन में है, लेकिन मोशन किस तरीके का दोनों का रिस्पेक्टिव, उसमें एक्सीलरेशन नहीं है, यानी त्वरण नहीं है। ये नहीं कि फ्रेम पहले धीरे हो गया तेज हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। अगर फ्रेम रुका हुआ है तो वो तो रुका हुआ है, लेकिन अगर फ्रेम मोशन में है ना तो एक यूनिफॉर्म मोशन में है, उसकी स्पीड चेंज नहीं हो रही है, उसकी वेलोसिटी बदल नहीं रही। तो उस केस में हम डिस्कस करेंगे सारे के सारे टॉपिक वापस से। सबसे पहले हम पोजीशन का देखेंगे ट्रांसफॉर्मेशन, यानी कि स्थिति का रूपांतरण। फिर हम देखेंगे विस्थापन का रूपांतरण, यानी कि ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। फिर देखेंगे ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वेलोसिटी। फिर हम देखेंगे एक्सीलरेशन का ट्रांसफॉर्मेशन, फिर फोर्स का ट्रांसफॉर्मेशन, फिर 2 कंजर्वेशन लॉ और देखेंगे। बस इतना ही है गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन में। तो ये आपको बहुत जल्दी समझ आएंगे क्योंकि आप ऑलरेडी क्या देख चुके हो, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस, यानी कि निर्देश तंत्रों का रूपांतरण, ये आप पढ़ चुके हो। अब इसलिए इससे पहले वाली वीडियो में यही था। अब देखते हैं गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन में क्या होएगा। सबसे पहले बात करते हैं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ पोजीशन। तो उसमें क्या होगा, अब पहली बात तो मैंने यहाँ पे बोली थी, दोनों फ्रेम्स के हैं, जड़त्वीय हैं, इनिशियल है। तो इट मीन्स ये मान के चलते हैं कि जो ब्लू वाला फ्रेम है वो रुका हुआ है, और रेड वाला जो फ्रेम है जो एस डैश है वो कैपिटल V स्पीड से मूव हो रहा है। ओके, और ये हमारा एस वाला फ्रेम है। अब ये रिजल्ट हम पहले निकाल चुके हैं। मैंने आपको कहा था कि जैसे समझाया था आपको मैंने यहाँ पे, ये कि ये पॉइंट P है, इस P के लिए ये पोजीशन वेक्टर R था, सेकंड फ्रेम ऑफ रेफरेंस के लिए R डैश था, इसकी स्पीड कितनी थी रेड वाले फ्रेम की, V थी। तो ये हमारे पास डिस्प्लेसमेंट कितना आएगा, VT आएगा, जिससे रिजल्ट क्या आ गया था हमारे पास, रिजल्ट आ गया था R डैश इक्वल्स टू R माइनस VT। तो यही रिजल्ट अपने को वहाँ पे सेम यहाँ पे राइट किया है मैंने यहाँ पे कि R डैश किसके इक्वल है, R माइनस VT के इक्वल है। ठीक है ना, तो ये हमारा वहाँ से एज इट इज रिजल्ट आ गया, दोबारा हमें करना नहीं पड़ा। इसके बाद देखते हैं, इसमें 2 केस हैं। पहला केस तो ये माना है कि शुरू में दोनों फ्रेम ऑफ रेफरेंस ना एक ही पोजीशन पे थे, यानी t=0 पे दोनों कोइंसाइड थे। दूसरा केस यहाँ पे ये मानते हैं कि t=0 पे ना दोनों कोइंसाइड नहीं है, यानी दोनों अलग अलग है पहले से ही। अब देखते हैं क्या होता है यहाँ पे। ये हमारा पहला फ्रेम ऑफ रेफरेंस है S, ये हमारा दूसरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस है S डैश। ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस कैपिटल V वेलोसिटी से मूव कर रहा है यूनिफॉर्म मोशन से। थोड़ी देर बाद t=0 पे तो ये यहाँ था, t=t पर वो यहाँ आ गया। अब ये जो पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट इसके रिस्पेक्ट क्या होंगे वो अपने को निकालने हैं। तो यहाँ पे कोई टर्म्स देख लेते हैं। जो P पॉइंट है उसके लिए फर्स्ट फ्रेम के रिस्पेक्ट जो पोजीशन वेक्टर है वो क्या है, R वेक्टर है, जैसे पहले था। जो P पॉइंट है उसका जो सेकंड फ्रेम ऑफ रेफरेंस के रिस्पेक्ट पोजीशन वेक्टर है वो R डैश है, जो अपने को निकालना है। ये R डैश है, ये अपने को फाइंड करना है। जब t=0 था यानी शुरुआत में दोनों फ्रेम ऑफ रेफरेंस के बीच का डिस्प्लेसमेंट कितना था, R0 था। कितना था, R0। t=t टाइम पर यानी थोड़ी देर बाद जब ये फ्रेम रेड वाला यहाँ से यहाँ आ गया, तब ये डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे, वेग को समय से गुना करा के, यानी वेलोसिटी और टाइम का प्रोडक्ट, यानी ये बन जाएगा vt। अब यहाँ पे जो आपको एक पॉलीगन दिख रहा है O P O डैश O नोट डैश,
इसमें हम क्या लगाएंगे, वेक्टर एडिशन लॉ लगाएंगे। तो वेक्टर एडिशन लॉ लगाने पे देखो क्या होएगा, ओ से पी पे गए, सॉरी ओ से ओड नोट डैश पे गए, आर नोट आ गया, ओ नोट डैश से ओ डैश पे गए, वी टी आ गया, ओ डैश पी से ओ डैश से पी पे गए, आर वन डैश आ गया, और यहाँ पे आर वन लिख दो या आर डैश लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। एक्चुअली में इसकी जगह आर डैश लिखना था, चलो आर वन से समझ जाना कि चाहे आर वन है यहाँ पे आर डैश के इक्वल ही है, ठीक है। और P से O पे जब वापस आएंगे तो हम उल्टा आ रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पे साइन क्या आएगा, माइनस का आ जाएगा। तो R डैश की वैल्यू क्या आ जाएगी, सबको राइट हैंड साइड में लेके जाएंगे तो R माइनस आर नोट माइनस वी टी आ जाएगी। तो ये हमारे पास रिजल्ट आ गया जब पहले से ही फ्रेम ऑफ रेफरेंस कुछ डिस्टेंस पे थे, कितनी डिस्टेंस पे थे, आर नोट डिस्टेंस पे थे, और दूसरा फ्रेम v वेलोसिटी से मूव कर रहा था। अब बात करते हैं विस्थापन का रूपांतरण, यानी कि ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो आपको पता ही है, अगर पॉइंट पहले P पर था, थोड़ी देर बाद वो P2 पे आ गया, पहले वो P1 पे था फिर P2 पे आ गया, और P1 का पोजीशन वेक्टर R1 है, P2 का पोजीशन वेक्टर R2 है, तो ये क्या होएगा, ये होएगा R2 माइनस R1। ओके, लेकिन ये तो बात चल रही है किसके लिए, फ्रेम ऑफ रेफरेंस S के लिए। अब बात करते हैं दूसरा फ्रेम जो कि क्या है, S डैश है। S डैश के लिए ये जो अपने पास बनेगा वेक्टर रेड कलर का, इसकी वैल्यू क्या आएगी वो अपने को निकालनी है, और वो वैल्यू अपने पास एक तरीके से R2 डैश माइनस R1 डैश आएगी, और यही अपने को फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करेंगे, हम लेंगे हेल्प इस इक्वेशन की। यहां से देखो, अगर R1 डैश निकालना है तो वो किसके इक्वल आएगा, R1 माइनस वी टी के। R2 डैश निकालना है तो वो किसके इक्वल आएगा, R2 माइनस वी टी के। और फाइनली में क्या निकालना है, हमें निकालना है R2 डैश माइनस R1 डैश। क्या निकालना है अपने को, R2 डैश माइनस R1 डैश। तो हम क्या करेंगे, इसमें से इसको माइनस कर देंगे, माइनस करेंगे तो VT से VT कैंसिल हो जाएगा, और ये हमारे पास क्या आ जाएगा रिजल्ट, R2 डैश माइनस R1 डैश किसके इक्वल आ जाएगा, R2 माइनस R के। R2 माइनस R किसके इक्वल था, D के इक्वल था, और ये मान लेते हैं किसके इक्वल है, D डैश के इक्वल है। तो डिस्प्लेसमेंट जो है उसका ट्रांसफॉर्मेशन सेम ही रहता है, यानी अगर S फ्रेम के लिए डिस्प्लेसमेंट D है और S डैश फ्रेम के लिए डिस्प्लेसमेंट D डैश है, तो दोनों की वैल्यू क्या रहेगी, सेम ही रहेगी। D डैश किसके इक्वल होएगा, D के इक्वल होएगा। पोजीशन सेम नहीं होएगी लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या होंगे, सेम होंगे। अब देखते हैं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वेलोसिटी। तो ये तो बहुत ही इजी है, आपके पास ये रिजल्ट आ चुका है, R डैश इक्वल्स टू R माइनस वी टी। अब हमें निकालना है वेलोसिटी, यानी पार्टिकल मूव कर रहा है, ठीक है ना। देखो आपके सामने कुछ कंफ्यूजन होएगा, कहीं पे छोटा v है, कहीं पे बड़ा v है, कहीं पे छोटा u है, कहीं पे बड़ा v है। इतना कंफ्यूज नहीं होना आपको। कैपिटल V जो है ना वो ध्यान रखना है आपको, S डैश की स्पीड है, यानी वेलोसिटी ऑफ S डैश है। स्मॉल v जो होगा वो क्या होएगा, पार्टिकल P जो है ना उसका वेग है, ओके। और v डैश जो होएगा वो क्या होएगा, वो भी पार्टिकल का वेग है, बट इसमें उसमें फर्क क्या है, ये S डैश फ्रेम के लिए है और ये जो है ऊपर वाला ये S के लिए है। अब वापस समझते हैं इस चीज़ को। हमने रिजल्ट तो निकाल लिया था, R डैश इक्वल्स टू R माइनस वी टी। वेलोसिटी निकालनी है, हम क्या करेंगे, डेरिवेटिव कर देंगे। डेरिवेटिव करेंगे तो R डैश की जगह आ जाएगा V डैश, R की जगह आ जाएगा V, और इसका डेरिवेटिव करेंगे तो T का डेरिवेटिव 1 होता है, तो यहाँ पे आ जाएगा कैपिटल V। तो ये रिजल्ट आ गया हमारे पास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वेलोसिटी। अब करते हैं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक्सीलरेशन, यानी त्वरण का रूपांतरण। बहुत ईजी है, इसका डेरिवेटिव करना है। इसका डेरिवेटिव हो जाएगा इसका डेरिवेटिव हो जाएगा A डैश, इसका डेरिवेटिव हो जाएगा A,
इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 0, क्योंकि जो एस डैश फ्रेम था ना वो इनिशियल था, जड़त्य था, यानी उसका जो वेलोसिटी थी वो क्या थी, यूनिफॉर्म थी, यानी कि कांस्टेंट थी, यानी कि उसका डेरिवेटिव करेंगे तो 0 ही आंसर आएगा। तो एक्सीलरेशन दोनों फ्रेम के लिए सेम ही रहेगा। ओके, यानी कि फर्स्ट फ्रेम के लिए एक्सीलरेशन अगर 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, तो दूसरा फ्रेम जो v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, कैपिटल V वेलोसिटी से, उसके लिए भी उस पार्टिकल का एक्सीलरेशन कितना होएगा, a ही रहेगा, यानी कि a डैश किसके इक्वल है, a के लिए। अब करते हैं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ फोर्स। बहुत ही ईजी है, दोनों को m से मल्टीप्लाई करा देते हैं, इसको भी m से मल्टीप्लाई करा देते हैं, इसको भी m से मल्टीप्लाई करा देते हैं। तो m इंटू ए क्या होता है, फोर्स होता है, तो इसके हिसाब से f डैश किसके इक्वल हो गया, f के लिए। यानी जो फोर्स पार्टिकल P एक्सपीरियंस कर रहा था, अनुभव कर रहा था S फ्रेम के लिए, वही पार्टिकल S डैश फ्रेम के लिए सेम फोर्स एक्सपीरियंस करेगा या अनुभव करेगा। इसके बाद देखते हैं कंजर्वेशन, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, यानी कि संवेग संरक्षण का सिद्धांत। पहले देखते हैं मोमेंटम क्या होता है। मोमेंटम यानी संवेग क्या होता है, m इंटू वी होता है, आपको पता ही है यहाँ पे। अब यहाँ पे ये जो संवेग संरक्षण का जो लॉ होता है कब लगाते हैं, जब दो पार्टिकल टकराते हैं, आपस में हिट करते हैं। तो पहले 9th क्लास से स्टार्ट करते हैं। 9th क्लास में हमने क्या पढ़ा था, 9th क्लास में हमने ये पढ़ा था कि m1 u1 प्लस m2 u2 इक्वल होता है m1 v1 प्लस m2 v2। m होता है पहले पार्टिकल का मास, द्रव्यमान, m2 होता है दूसरे पार्टिकल का या सेकंड पार्टिकल का मास या द्रव्यमान। और चलो डायग्राम बनाते हैं, समझ आ जाएगा आपको। ये पहला पार्टिकल है, ये दूसरा पार्टिकल है, ये पहला पार्टिकल है, ये दूसरा पार्टिकल है। ये पार्टिकल आपस में टकरा गए, टकराने के बाद इनकी वेलोसिटी कुछ अलग होगी। टक्कर से पहले इसकी वेलोसिटी u1 थी, इसकी u2 थी। टकराने के बाद इनकी वेलोसिटी v1 होगी और v2 होगी। अब इनके लिए लॉ ऑफ कंजर्वेशन आपको पता ही है क्या होता है, m1 u1 इक्वल होता है m1 u1 प्लस m2 u2 इक्वल होता है m1 v1 प्लस m2 v2। ये तो था 9th क्लास का डिस्कशन। अब देखते हैं कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस में क्या डिफरेंस आएगा, क्योंकि एस डैश के लिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे u1 डैश आ जाएगा, यहाँ पे u2 डैश आ जाएगा, यहाँ पे v1 डैश आ जाएगा, यहाँ पे v2 डैश आ जाएगा। यानी एस डैश फ्रेम के लिए सब पे क्या लग जाएंगे, डैश लग जाएंगे। ध्यान रखना m के ऊपर डैश नहीं लगाना, क्योंकि मास नहीं चेंज होएगा, ठीक है ना। चाहे हम किसी भी फ्रेम में हो, पार्टिकल का मास नहीं बदल सकता, वो पार्टिकल की इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, ठीक है ना, तो वो चेंज नहीं होएगा। बाकी ये कैसे निकालेंगे वो देखते हैं अपने। तो फाइनली हमें क्या डिस्कस करना है, हमें ये चीज़ डिस्कस करनी है, और ये थोड़ा हैवी हो जाएगा, इसलिए ईजी बनाने के लिए एक बार इतना पार्ट डिस्कस कर लेते हैं इसका, ठीक है। तो m1 u1 डैश प्लस m2 u2 डैश की वैल्यू निकालेंगे। तो u1 डैश और u2 डैश की वैल्यू कहाँ से निकालेंगे, हम प्रूफ कर चुके हैं यहाँ पे कि v डैश किसके इक्वल होता है, v माइनस वी के। तो इस बेस पे यहाँ पे u1 डैश किसके इक्वल होएगा, u1 माइनस वी के। u2 डैश किसके इक्वल होएगा, u2 माइनस वी के। और v1 के लिए भी देख लेते हैं, v1 डैश किसके इक्वल होएगा, v1 माइनस वी के। v2 डैश किसके इक्वल होएगा, v2 माइनस वी के। और अब हम क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन है ना, ये वाली इक्वेशन और ये वाली इक्वेशन, दोनों हम क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सब्ट्रैक्ट करने पर क्या हुआ, सब्ट्रैक्ट करने पर ये टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी, क्योंकि ये m1 v है, ये m2 v है, ये सब कैंसिल हो जाएंगे। और रिजल्ट क्या आएगा कि इनका सब्ट्रैक्शन इसके इक्वल आ गया। कैसे आ गया, देखो ये टर्म्स तो कैंसिल होएगी, बाकी जो टर्म बची, ये वाली टर्म, ये दोनों टर्म इन दोनों से कैंसिल हो जाएंगी। क्यों कैंसिल हो जाएंगी, क्योंकि हमें पता है कि m1 u1 प्लस m2 u2 किसके इक्वल होता है, m1 v1 प्लस m2 v2 के। तो m1 u1 प्लस m2 u2 इक्वल होता है m1 v1 प्लस m2 v2 के। तो इसलिए आपस में कैंसिल हो गए, इधर सारा पार्ट क्या आ गया, 0 आ गया, यानी कि इन दोनों का सब्ट्रैक्शन 0 के इक्वल है। तो इट मीन्स ये दोनों पार्ट आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। इसका मतलब ये हो गया कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन जो है वो सेकंड ट्रांसफॉर्मेशन में भी अप्लाई होता है।
सो लेट्स सी नेक्स्ट टॉपिक। अभी हमने पढ़ा था कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, अब देखेंगे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, तो इसका क्या फ़र्क पड़ेगा वो देख लेते हैं। तो आपको इतना तो समझ आ गया होगा कि आपको फाइनली क्या प्रूफ करना है, हाफ m1 u1 डैश का स्क्वायर प्लस हाफ m2 u2 डैश का स्क्वायर इक्वल्स टू हाफ m1 v1 डैश का स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 डैश का स्क्वायर। यानी कि आपको ये प्रूफ करना है कि ये दोनों इक्वल हैं। क्यों प्रूफ करना है, तभी तो हम कहेंगे ये कंजर्व्ड है, ये संरक्षित है। तो कैसे कंजर्व करेंगे, कैसे प्रूफ करेंगे, u1 डैश की वैल्यू क्या होगी, u1 माइनस वी, कैसे निकाला, यहाँ से v डैश किसके इक्वल होता है, v माइनस कैपिटल V के। तो इस बेस पे यहाँ पे u1 डैश किसके इक्वल होगा, u माइनस कैपिटल V के, u2 डैश किसके इक्वल होगा, u2 माइनस कैपिटल V के। जब इसका होल स्क्वायर खोलेंगे तो ध्यान रखना है आपको कि वेक्टर का होल स्क्वायर कैसे ओपन करते हैं। जैसे ये a वेक्टर है प्लस b वेक्टर है, इसका अगर आपको होल स्क्वायर ओपन करना है तो ये होता है a वेक्टर प्लस b वेक्टर डॉट a वेक्टर प्लस b वेक्टर। इसका जब इससे मल्टीप्लाई होता है तो ये बनता है a स्क्वायर। ध्यान रखना इस पर वेक्टर नहीं आता, जब भी स्क्वायर होएगा उस पर आप वेक्टर का साइन हटा दोगे, वो अपने आप में मैग्नीट्यूड होता है। इसका इससे मल्टीप्लाई होएगा तो बन जाएगा a वेक्टर डॉट b वेक्टर, इसका जब इससे मल्टीप्लाई होएगा ये बन जाएगा b वेक्टर डॉट a वेक्टर, और इसका जब इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो b स्क्वायर आएगा, इस पर वेक्टर नहीं लगाना आपको। ये दोनों रिजल्ट सेम ही होते हैं, तो यहाँ पे 2a वेक्टर b वेक्टर आ जाएगा। तो यहाँ पे देखो इसका हो गया u1 स्क्वायर, इसका हो गया u2 v स्क्वायर, और फिर आ जाएगा माइनस 2 u1 डॉट v वेक्टर। सेम वे से u2 का स्क्वायर v का स्क्वायर माइनस 2 u2 वेक्टर डॉट v वेक्टर। कहाँ पे वेक्टर लगाने हैं कहाँ पे नहीं लगाने हैं आपको समझा दिया मैंने। इसके बाद हमारे पास इसको मल्टीप्लाई करा देते हैं इससे, ये टर्म को आप 1 बाय 1 सबसे मल्टीप्लाई करा देना। मल्टीप्लाई कराने के बाद हमारे पास ये रिजल्ट आ जाएगा हाफ m1 u1 स्क्वायर हाफ m2 u2 स्क्वायर, और ये जो टर्म है यहाँ पे v स्क्वायर और v स्क्वायर वो इक्वल हो जाएगी इधर वाली टर्म्स के। कैसे होगी मैं आपको बता दूंगा। इसके बाद यहाँ पे क्या है, हाफ का जब इस 2 से इंटू होएगा तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और m1 इधर मैं आपको समझाऊंगा, ये जो मल्टीप्लाई होएगा और ये वाला जो मल्टीप्लाई होएगा इसमें कॉमन देखो क्या है, इसमें कॉमन v है, v को तो कॉमन ले लेना, 2 सारे कैंसिल हो जाएंगे और रिजल्ट क्या आएगा m1 u1 प्लस m2 u2 माइनस कॉमन आ जाएगा, v वेक्टर कॉमन आ जाएगा, डॉट यहाँ लगाना है आपको, क्योंकि जब आप इसको रिवर्स मल्टीप्लाई कराओगे तो ये सेम रिजल्ट आएगा। तो ये हमारे पास रिजल्ट आ चुके हैं, और सेम में से अगर हम इसी प्रोसेस से इसको करेंगे तो इसका रिजल्ट ये आ जाएगा। अब फाइनली ये दोनों टर्म्स इक्वल हैं। कैसे इक्वल हैं, देखो यहाँ पे ये टर्म्स इक्वल है ऑलरेडी। क्यों, क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या कहता है कि हाफ m1 u1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 u2 स्क्वायर इक्वल होता है हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर के। तो ये तो सेम है क्योंकि 9th क्लास में आप स्टडी कर चुके हो। ये टर्म्स कैसे इक्वल है, इसमें देखो v वेक्टर सेम है, और इससे पहले वाला जो टॉपिक था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, उस पर मैंने आपको बताया था कि m1 u1 प्लस m2 u2 इक्वल होता है m1 v1 प्लस m2 v2 के। या फिर 9th क्लास के हिसाब समझ लो, 9th क्लास में भी आपको बताया था कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की वजह से दोनों क्या है, सेम है। तो इधर का रिजल्ट इधर वाले रिजल्ट के इक्वल आ गया, इट मीन्स ये क्या प्रूफ हो गया, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो यहाँ पे कैल्विन ट्रांसफॉर्मेशन के सब टॉपिक सारे कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, आप इसको नोट कर लेना।